संसद में जिस तरीके से स्मोक बम छोड़ा गया, सुरक्षा में सेंध लगाई गई, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आखिर संसद के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, क्या वजह रही, या उसको किस नज़रिए से ये बुद्धिजीवी वर्ग देखता है, वो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूं, ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें एक्टर भी हैं, पत्रकार भी हैं, पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो इन्हीं से हम बात करके ये पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुभ नाम बताइए, सबसे पहले क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर राजा वोरा जी बताइए क्या पूछना जी। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन मेरा एडवोकेट है, इसके अलावा मैं टीवी वगैरह में भी काम करता हूँ। एक्टर भी हैं, एज एक्टर भी। राजा जी, अभी हाल फिलहाल में संसद में जिस तरीके से कुछ लोग कूद गए और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, स्मोक बम हुआ, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर ये तो सरासर एक सिक्योरिटी तो फेलियर है ही है, लेकिन ये कहीं ये दिखाता है कि युवाओं में कितना रोष है इस वक्त। इतना पढ़ लिखने के बाद भी बेरोजगारी, किसी के पास काम नहीं है। अब ये सोचिए कि एक रिक्शा चलाने वाला, वो अपना परिवार चला रहा है, जो लखनऊ से आया बंदा, वो कैसे परिवार चला रहा होगा, उसको कितना झेलना पड़ रहा होगा। वो एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है उसको। एक तरफ तो कहा जाता है कि सबका विकास और सबका साथ, तो ये कहाँ जा रही है इस वक्त जो हमारी व्यवस्था है? उसमें क्या बेरोजगारी चरम सीमा पे है हमारे, और ये बढ़ती चली जा रही है। ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट का ये तरीका ढूंढा जो मेरे ख्याल से है, और ये मतलब वैसे ठीक नहीं है हुआ जो भी हुआ, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है भानु प्रताप नारायण मिश्र। भानु जी, आप ब्राह्मण हैं और आप कुंडलियां भी देखते हैं लोगों की, जहाँ तक मुझे जाना है अखबारों में। ठीक बात है, बिल्कुल। और पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं। हाँ, मैं राजनीति में भी रहा हूँ। राजनीति में भी रहे हैं। तो ये जो चल रहा है आजकल, जिस तरीके से संसद में हुआ, उसके बाद फिर उस मामले को संसद सेशन में जब उठा तो कई सांसद सस्पेंड भी हुए, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा युवा आज बेरोजगारी के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण इस तरीके का उसको आंदोलन करने की कोशिश की उसने। सुरक्षा तो टूटी ही, और यह भी पता लगता है कि जो नई पार्लियामेंट बनी है, नई संसद जो बनी है, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ये इन बात की घटना से साबित हो गया। लेकिन युवा ने ये किया क्यों? आखिर युवा को ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 9 साल के मोदी शासनकाल में आखिर युवा ने ये कदम उठाया क्यों? उनको कूदने की क्या ज़रूरत थी संसद के अंदर? दूसरी बात, विपक्ष का काम है, कांग्रेस सहित सभी दलों का जो काम है, जो सरकार के खिलाफ हैं, कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करें। तो जब उन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस पे गृह मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, प्रधानमंत्री को आके सदन में बोलना चाहिए कि हुआ क्या मामला, तो उन्हीं भी जो है सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये तो लोकतंत्र नहीं है। ये तो एक तरीके से आप समझिए कि लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। और 9 साल का जो शासनकाल है, बल्कि आप समझिए कि अभी ये लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं 2024 में, इसमें तो ये पूरी तरीके से मोदी सरकार की विफलता है, ये संघ की विफलता है, और ये उन सभी संगठनों की सफलता है। अब जो असफलता है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, इसमें हम सब लोगों को, खास तौर से उन युवाओं से भी अपील करनी पड़ेगी जो बेरोजगार हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास असली डिग्रियां हैं, उनको जो है अभी नौकरी नहीं मिल रही है। इस सरकार को तत्काल करके मैं सरकार से ये मांग भी करना चाहता हूँ कि हर बेरोजगार को कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए, जिससे कि वो ये कदम न उठाए। और महंगाई पर तो सरकार को तत्काल लगाम लगानी चाहिए। और प्रधानमंत्री को, जैसे वो मन की बात करने वाले हैं, हम लगातार सुनते हैं कि मन की बात होने वाली है, उनको इस पे जो है देश के नाम संवाद करना चाहिए कि देश के वर्तमान हालात क्या हैं। वर्तमान हालात में जिस तरीके की चर्चा हम कर रहे हैं,
राकेश भारद्वाज जी आपका नाम है। राकेश जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हुआ, तो इसको क्या आपको लग रहा है ये सुरक्षा में वाकई बड़ी सेंध थी, या उन युवाओं ने जो ये काम करा के आप क्या देखते हैं कि वो गलत किया उन्होंने या सही किया? देखिए विनय जी, पिछले 9 साल के अंदर नौजवानों के साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, युवाओं के साथ में जो एक माहौल जो बन गया कि कभी जब नौजवान, विपक्ष या छात्र, युवा, किसान जब किसी मसले को उठाते हैं तो उस मसले को दबाने के लिए कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ दिया जाता है सरकार द्वारा कि कहीं से भी वो ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार कोई काम करने की के मन में जो है ना इच्छा शक्ति है कोई काम करने की। आज जो ये 9 साल के अंतराल के अंदर जो नौजवान संसद के अंदर जो ये घटनाक्रम हुआ, ये सच है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था की बात तो उठती ही है, साथ साथ ये भी महसूस होता है कि नौजवानों के अंदर जो जिस तरीके का रोष उत्पन्न हो रहा है या उन लोगों के साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान के, अपने पूरे देश के अंदर, तो जो झूठ जो है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला जाता है और वो सतह रूप के अंदर नहीं आता, तब ये ऐसी संसद के अंदर घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संसद के अंदर ये घटना गलत तो है ही है, क्योंकि ये हर संसद भी हमारी है, हम लोगों की है, उसमें इस तरीके की से अंदर घुसकर अपने आप को सोकाल भगत सिंह साबित करने की कोशिश करना। देखिए आज सोशल मीडिया का युग है, इस युग में मैंने ये भी सुना है कि गुड़गांव के अंदर जहाँ पे ये लोग रुके थे वहाँ पर भगत सिंह जी की और दूसरी जो ऐसी किताबें जो ना मिली जिससे कि उन्होंने कोई ना कुछ ऐसी प्रेरणा, क्योंकि इतिहास से कोई ना कोई प्रेरणा तो ली जाती है। जब 9 साल के अंदर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और एक ऐसी स्थिति बन गई है कि ईवीएम के माध्यम से जो है ना चुनाव जो है ना करा करके सरकारें बन रही हैं, स्थापित हो रही हैं, तो नौजवानों के अंदर ही रोष उत्पन्न होगा। हम भी नौजवान जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पदाधिकारी रहे हैं तो हमने भी इन चीज़ों को उठाया है। मैं भी छात्र संघ का NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ, छात्र संघ का कार्यकारी पार्षद भी रहा हूँ, एक कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रहा। तो हम लोगों ने ये जब जिस तरीके की जो स्थितियाँ होती थी उसके अनुरूप जो है हम संसद के बाहर भी और अंदर भी जो है ना इन चीज़ों को उठाते रहे हैं। प्रदर्शन मैं मानता हूँ करने का तरीका एक होता है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा गुरबेज सिंह है जी। गुरबेज सिंह कहाँ के से हैं आप? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। सिरसा से हैं आप ही के तो इलाके से एक प्रदर्शन कर रही थी नीलम, शायद वो सिरसा इलाके से, हिसार नरवाना से थी, वो नरवाना से, हरियाणा से ही है, वो आप ही के राज्य से। क्या हरियाणा का जो युवा है वो लग रहा है इतना गुस्से में है कि इस तरीके की हरकत करते, गैरकानूनी काम जिसे कह रहे हैं कि गैरकानूनी काम किया उन्होंने? देखिए काम तो गैर कानूनी है, वो सबसे बड़ी पंचायत है जो हमारी संसद भवन है, लेकिन जो बेरोजगारी के ऊपर जो सरकार ने काम किया, घोषणाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। धरातल पर जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। जैसे हमारे हरियाणा की बात करें तो डी ग्रेड की नौकरियां तो बहुत भर्ती हुई, बाकी वैकेंसियां बहुत सारी खाली हैं। एक पटवारी को 6 गांव दिए हुए हैं, 40 गांव एक कानूनगो को दिए हुए हैं। आप थाने चौकी में जाएंगे, कई चौकियों में 4 मुलाजिम हैं, मतलब वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, सरकार भर नहीं रही है उनको। बेरोजगार कहाँ जाएंगे? कुछ तो जो ज़्यादा पैसे वाले वो तो विदेशों में भी जा रहे हैं, अब जो जिनके पास कम पैसा वो कहाँ जाएगा? अपने देश में ही रहेगा, और अपने देश में कुछ है नहीं है। मेरिट पर तो जिसके पास वाकई अच्छा गुण है उसको तो बैंक वाले भी लोन नहीं देते, जो जिसकी सेटिंग है वो लोन लेके भी कुछ कर जाता है, जो मेरिट पे नहीं होता कुछ भी। और जो जिनको सस्पेंड किया गया मुलाजिम वो भी गलत किए गए हैं, क्योंकि उनके पास स्कैनर ही नहीं थे। इंस्ट्रूमेंट तो सरकार ने देने होते हैं, वो अपनी खामियां तो छुपा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं दिए। मुहूर्त करने की इतनी क्या जल्दी थी, जब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे, बिना बाद में चालू हो जाते, जब इंस्ट्रूमेंट पहले लेके आते। नए संसद में स्कैनर कहाँ है बताइए? स्कैनर है नहीं मेरे पास, और मैं कहूँ आप सुरक्षा करो तो कोई भी मुलाजिम सस्पेंड हो जाता। यानी कि अपनी गलती कोई नहीं मान रहा। सुरक्षा में सेंध लगी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सुरक्षा में सेंध हुई, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, व्यक्तिगत हैसियत से मैं यहाँ पर हूँ। नरेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से जो ये पूरी घटना घटी, जो ये विरोध करा युवाओं ने, तो विरोध करने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। सबसे
बड़ी बात तो ये है कि विरोध करने का अभी हाल फिलहाल में चुनाव होके हटे हैं, वहाँ पर सरकार ना चुनते तो कहीं ना कहीं क्या कोई ऐसा लगता है कि इन युवाओं के पीछे कहीं कोई और विपक्ष या कोई और साजिश है? देखिएगा, इस पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ने धमकी भी दी थी कि हम 13 दिसंबर को कुछ कांड करेंगे इसमें सिक्योरिटी का, और जगह पर भी इनका प्रदर्शन का विचार था। इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाह रहा हूं जो कि मेरे किसी पूर्व वक्ता ने नहीं कही। एक तो ये कि ये सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही है, दूसरा ये विश्वासघात भी है। जिस एमपी ने या जहाँ से भी इन्होंने पासेस वगैरह बनवाए उनके साथ ही विश्वासघात है। और सिक्योरिटी तो पूरी तरह से कम्प्लीटली लैप्स है। 4 लेयर सिक्योरिटी जो संसद भवन में है, तो किसी भी स्टेज पर इनको कहीं ट्रैक या ट्रेस नहीं किया गया, तो सिक्योरिटी लैप्स तो बहुत बड़ा है ये। और अभी हम एक ऐसी कौम है जो कि न पुरानी हिस्ट्री से कुछ सबक लेते हैं, न रिसेंट हिस्ट्री से लेते हैं। अभी 20 साल पहले की घटना है जो 13 दिसंबर को हुआ था, उससे भी हमने कोई सबक नहीं लिया, और पुरानी हिस्ट्री से हम सबक नहीं लेते। तो सिक्योरिटी ब्रीच भी है और विश्वासघात भी है, दोनों तरफ से। मलिक साहब, आप बहुत पुराने पत्रकारिता जगत में भी रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरीके से अब सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है? हालांकि वो सिर्फ एक यही मांग कर रहे हैं कि इस पर आकर अमित शाह जी को बयान देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए संसद के अंदर, तो उसमें सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी सांसद की वजह से इनको पास मिला, वो आए। देखिए विनय जी, पहले मैं आपको बता दूं कि 22 साल पहले जो घटना हुई थी 13 दिसंबर 2001 को, उसका भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। पार्लियामेंट में जिस तरह की घटना हुई थी, और उस टाइम सिक्योरिटी के सीमित संसाधन थे पार्लियामेंट में। लेकिन आज हम देखते हैं कि नई पार्लियामेंट बनी है और इसको कहते हैं कि ये तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है, सिक्योरिटी से अच्छी तरह लैस है। लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच है कि जिस तरह से आम युवा, उनके पास कोई ऐसे हथियार या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और वो अंदर चले जाते हैं और अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां पे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लूपहोल है, लैप्स है। तो इसके लिए सिक्योरिटी जिम्मेदार है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, विपक्षी दल, विपक्षी नेता, विपक्षी जो सांसद हैं, वो गृह मंत्री का बयान चाहते हैं राज्यसभा में, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जो विपक्षी दल के नेता बयान चाहते हैं। दूसरा, लोकसभा में जो प्रधानमंत्री का बयान चाहते हैं कि इस पे एक स्टेटमेंट दे, सरकार अपना वक्तव्य दे इस चीज़ पर, सरकार कहीं ना कहीं बच रही है। क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार इसलिए बच रही है कि सरकार की साफ साफ गलती है। जैसा कि मेरे से पहले भी कई लोगों ने कहा है कि कौन सी इतनी जल्दी थी हमें नई संसद में ये सदन चलाने की, पुरानी संसद में अभी कोई ऐसी खामी है नहीं। तो पहले संसद कंप्लीट हो जाती तो उसके बाद हम इसमें कर सकते थे। अभी संसद कंप्लीट नहीं है, आपको पता है, अभी भी संसद में काम चल रहा है। तो इतनी जल्दबाजी जो हो रही है, इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 लेयर सिक्योरिटी है, और हमने 22 सालों में जो कहा है कि 22 साल के बाद हमने टाइट सिक्योरिटी कर दी है, तो सीधा सीधा ये सिक्योरिटी लैप्स है। और आपको मालूम है कि वहाँ पे आईबी और दूसरी एजेंसियाँ भी रहती हैं, तो ये सीधा सीधा एजेंसियाँ फेल हैं, सिक्योरिटी फेल है, मेरा यही कहना है। सुरक्षा में सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा ये मानना है, आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं देव सिंह रावत हूँ। रावत जी, क्या क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप, क्या मानते हैं? नहीं, हम इस एंगल से देखते हैं कि 22वीं बरसी थी इस संसद पे आतंकवादी हमले के। उस दिन भी सुरक्षा करने में देश की व्यवस्था असफल रही। तो सबसे पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि देश के इतने संसाधन लगाने के बाद भी ये संसद तक सुरक्षित नहीं रख पाए, तो देश की सीमा का क्या। आतंकवाद के खिलाफ अगर ये लोग युवा किसी गलत देशद्रोही तत्वों के मोहरे हैं, तो इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु अगर ये सामान्य लोग हैं, तो जिन सांसदों ने इन पे सदन के अंदर मारपीट की, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ मार्शल नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही थी, सुरक्षाकर्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने ही खुद 34 साल पहले संसद में नारे लगाए, तो वहाँ पे इतने सुरक्षाकर्मी होते हैं। किस प्रकार से वहाँ, जहाँ आतंकवाद के खिलाफ है, सरकार का नज़रिया बहुत बिल्कुल कमज़ोर है। आतंकवाद का मेन पोषक इस भारत में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से तो आप क्रिकेट खेल लें,
जबकि उसका बहिष्कार होना चाहिए था। उसकी एजेंसी को आप पठानकोट पे हमले पे जांच के लिए बुला रहे हैं, आईएसआई को। और जो अमेरिका हमारे भारत को तोड़ने के लिए कभी खालिस्तान और कभी कश्मीर से लेकर नागालैंड से लेकर ये तमाम आतंकी हमले करा, बम्बई बम कांड किया, उसका मुख्य अभियुक्त डेस्मंड हेडली अमेरिका में बैठा हुआ है। भारत सरकार चाहे मनमोहन सरकार रही है या मोदी सरकार, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका से कह दे कि हमें हमारा ये मुख्य अभियुक्त दे दे। उल्टा ये है कि जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उन लोगों को कभी कनाडा और कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी इंग्लैंड में सह देने का काम अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका को भारत सरकार ये कहने की हिम्मत नहीं कर रही है कि आप जब पाकिस्तान में लादेन को मार सकते हैं, आप दूसरे देशों में मार सकते हैं, तो हमारे अपराधियों को आप शरण क्यों दे रहे हैं? आप ये मानकर चल रहे हैं रावत जी कि क्या इन युवाओं के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं? जैसे कि पन्नू ने कहा था कि इसी दिन में कुछ ना कुछ हम कार्रवाई करेंगे, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, आजकल ये है कि देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश चली है। जिस प्रकार आप गाजा में देख लीजिए, चाहे इस्लामिक देशों की तरफ से देख लीजिए, चाहे नाटो के देशों की तरफ से, अमेरिका भारत का कभी शुभचिंतक नहीं रहा। उसने भारत के तमाम परमाणु वैज्ञानिक से लेकर भारत की तमाम उन हस्तियों को जिम्मेदार करने का काम किया जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। परंतु भारत सरकार, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी, सारे केवल अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। और भारत द्रोही जो पाकिस्तान है, वो एक मोहरा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने, जिस प्रकार से इस्राइल कम से कम अपने दुश्मनों को निस्तानाबूद कर रहा है, रूस अपने खिलाफ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यूक्रेन का हमला कर रहा है, उस प्रकार भारत को चाहिए कम से कम भारत को तोड़ने के लिए जो पाकिस्तान संसद से लेकर बम्बई से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट तक हमले करा रहा है, उस पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र और उस चीन को शत्रु राष्ट्र घोषित करके उससे सारे संबंध क्यों नहीं तोड़ रहा है? लेकिन रावत जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये खैर विदेश नीति की बात है या विदेश में बैठे हुए हमारे देश की जो खिलाफत कर रहे हैं उनकी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन युवाओं की, जो युवा संसद के अंदर घुस गए स्मोक बम लेकर। तो उसमें क्या शुभ नाम है आपका? सोहेल हिंदुस्तानी। सुहेल जी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? संसद के अंदर युवा घुस गए, स्मोक बम लेके घुस गए, क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या वो अपना मैसेज देने में कामयाब हुए? कोई मैसेज नहीं देना चाहते थे। एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट है ये। इस तरह की घटना के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो अराजक हरकतें फैलाती हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं दो शब्दों में, कान खोल कर सुन लो भारत के दुश्मनों, नहीं चलने देंगे हम कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। किसी भी पर्दे के लेके आप भगत सिंह जी का चाहे फोटो लगा, जो महान क्रांतिकारी, या और चीज़ के, ये बेरोजगारी बढ़ रही है, देश जब से था, दुनिया जब से बनी है, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई चीज़ चलते रहती हैं। इस सरकार ने जितने काम किए हैं रोजगार, महंगाई के वो नारे लगाते रहे थे, वहाँ तानाशाही की भी बात कर रहे थे। वहाँ तो बात होती क्या है, बताई क्या जाती है। बात यह है कि मोदी के जो काम है, मोदी सरकार के जो जनहित में, राष्ट्र हित में जो काम हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। धारा 370 कश्मीर से जिस तरह हटाई, बिना एक मर्डर किए हुए, 85 हटाई कश्मीर के अंदर, और इसमें बिना खून बहाए, तो जो एंटी नेशनल देश विरोधी तत्व जैसे चीन, पाकिस्तान, ईरान, ट्रंगल हो रहा है, ईरान, चीन, पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि अपने कुछ लोगों की मदद से कि भारत को हम नीचा दिखाएं। तो कुछ हमारे देश में भी गद्दार हैं, चंद पैसे के तरह मीर जाफर भी था इस देश में, जयचंद भी था। तो जो गद्दार टाइप के जो लोग होते हैं, जो देश की जिसमें भावना होती है, वो बात होती है, उनको बहुत तरीके हैं सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए। जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, धरने होते हैं आंध्र। पार्लियामेंट के अंदर आप डिस्टर्ब करोगे, अभी पार्लियामेंट नई बनी है, सिक्योरिटी का इसमें थोड़ा सा कमजोरी नजर आई है। नई पार्लियामेंट तो सुरक्षा में कमजोरी नजर आई है। हाँ, नक्शे में अभी सिक्योरिटी बनने में टाइम लगता है। सुरक्षा में हर किसी व्यक्ति की राय एक बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा में कमजोरी, जो सुरक्षा में सेंध लगी, कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी थी। वहीं एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से ये लोग गए, युवा उसमें गए, तो क्या
इनके पास और कोई तरीका नहीं था प्रदर्शन करने का। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें देखिए वोट पड़ा, तो एक तरीका तो ये भी है कि आप सरकार को वोट ना दें या जिस भी पार्टी की सरकार है उसको वोट ना दें, तो वो भी तो एक तरीका है। कि वो तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं युवा जो ये तरीका अपनाया है? देखिए 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव थे, उन चुनावों के अंदर जो ग्राउंड रिपोर्ट छन के आ रही थी, उस ग्राउंड रिपोर्ट पे कांग्रेस 4 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बना रही थी। और ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि आप ये कहेंगे भाई ये कांग्रेसी है इसलिए शायद ऐसे बोल रहे हैं। मैं साफ बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार थे, उन पत्रकारों ने सभी तरीके से ये बताया कि पूरे ग्राउंड जो रिपोर्ट थी, तो एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो ना नौजवान के बीच में था, और ये गुस्सा अब का नहीं है। एक तो 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उस चुनावों के अंदर जो जिस तरीके से हेरा फेरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उन संकेतों का एक परिणाम था कि किस तरीके से जो है ना लोगों के दिमाग के अंदर जो है ना ये भरा गया कि सतह पे तो जो है वो कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, और ईवीएम मशीनों के माध्यम से एक समझ में ये बात नहीं आती कि चुनाव आयोग जो है एक बार तो बोलता है कि 63% पोलिंग हुई, और उसके एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जिस दिन काउंटिंग चल रही थी उस दिन 76% पोलिंग हो गई। तो ये कहाँ का जो है ना वो था। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा उन नौजवानों के मन में था, और उस गुस्से का इजहार जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि कर सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन पिछले 9 साल के अंदर उस जो नौजवानों का गुस्सा है वो कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा था। आज ये गुस्सा नौजवानों का गुस्सा जिस तरीके से सरकार ईवीएम का, महंगाई का या बेरोजगारी का या तानाशाही का ये गुस्सा बताया जा रहा है कि ये गुस्सा था नौजवानों में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए में ये गुस्सा और तरीके से भी निकाला जा सकता था। जिस तरीके से ये युवा संसद के अंदर गए वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी था। ये गुस्सा वोट के जरिए निकाला जा सकता था, प्रदर्शन बाहर करके निकाला जा सकता था, लेकिन संसद के अंदर जाकर इस तरीके से स्मोक बम निकालना कहीं ना कहीं गलत है। कैमरामैन अजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।